मित्रों, हमने माध्यम नियोजन अनुसूचीन के अंदर बाकी बातें पढ़ी। आज हम माध्यम नियोजन प्रक्रिया के चरण क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। माध्यम नियोजन एक सुव्यवस्थित चरणबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नानुसार है। नंबर 1, स्थिति का विश्लेषण एवं मूल्यांकन। दूसरा, माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा, माध्यम व्यूह रचना का निर्माण। चौथा, माध्यमों का मूल्यांकन। पांचवा, माध्यम एवं माध्यम मिश्रण का निर्धारण। छठा, माध्यम साधनों का चयन। सातवां, माध्यम बजट का निर्धारण। आठवां, माध्यम अनुसूची का निर्माण। और नौवां, अनुवर्तन। ये चरण हैं पूरे माध्यम नियोजन प्रक्रिया के। अब उसमें सबसे पहले है स्थिति विश्लेषण एवं मूल्यांकन। माध्यम नियोजन प्रक्रिया का श्री गणेश माध्यम की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण एवं मूल्यांकन से होना चाहिए। इस हेतु विज्ञापन माध्यमों की विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित सूचनाओं का संकलन करना चाहिए। इस हेतु सामान्यतः निम्नांकित से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जानी चाहिए। संस्था तथा संस्था के ब्रांड का इतिहास। संस्था तथा संस्था के विपणन उद्देश्य। तीसरा, प्रस्तावित लक्षित बाजार। चौथा, उत्पादन की विशेषताएं, उसकी शक्ति सामर्थ्य एवं दुर्बलताएं। चौथा, वितरण मार्ग व्यवस्था। पाँचवां छठा, प्रतिस्पर्धा की स्थिति। सातवां, संस्था का स्पर्धात्मक इतिहास। और आठवां, आर्थिक परिस्थितियाँ। नौवां, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ। 10वां, संसाधनों की स्थिति। इसमें से कई सूचनाएं संस्था के विपणन विभाग के पास उपलब्ध रहती हैं। जो सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं उनको आवश्यक शोध करके एकत्रित किया जा सकता है। सभी सूचनाएं एकत्रित करने के पश्चात उन सूचनाओं के आधार पर विद्यमान परिस्थितियों का मूल्यांकन आकलन करना चाहिए। इस हेतु माध्यम नियोजन को यह निर्धारित करना चाहिए कि विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित कौन कौन से घटक सर्वाधिक महत्व हैं तथा कौन से घटक माध्यम नियोजन की सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यदि विदेशों के लिए माध्यम नियोजन किया जा रहा है तो संबंधित देश या देशों की सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों तथा कानूनी प्रावधानों का सावधानी से विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना चाहिए। माध्यम की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करके सही माध्यमों को सही समय पर एवं स्थान का प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा। दूसरा है माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण। माध्यम नियोजन प्रक्रिया के दूसरे चरण में माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। माध्यम उद्देश्य ही माध्यम नियोजन का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करते हैं। माध्यम उद्देश्य का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। नंबर 1, माध्यम पहुँच। माध्यम पहुँच को आधार बनाकर माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। माध्यम पहुँच से तात्पर्य लोग, परिवारों उस संख्या प्रतिशत से है जो किसी विशिष्ट माध्यम साधन से प्रकाशित या प्रसारित विज्ञापन संदेश को देखने, पढ़ने तथा सुनते हैं, अर्थात उस संदेश के संपर्क में आते हैं। माध्यम पहुँच के आधार पर माध्यम नियोजन के उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके बाद है माध्यम आवर्ती। माध्यम आवर्ती की संख्या को भी माध्यम नियोजन का आधार बनाया जा सकता है। माध्यम आवर्ती से तात्पर्य उस औसत संख्या से है जितनी बार कोई व्यक्ति या परिवार किसी विशिष्ट समय अवधि में किसी विशिष्ट माध्यम साधन द्वारा प्रसारित प्रकाशित संदेश के संपर्क में आता है। इसके बाद है संकलन। तीसरा, संकलन श्रेणियन अंक। संकलन श्रेणियन अंक, ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स और जीआरपी को आधार बनाकर भी माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। किसी विशिष्ट माध्यम से साधन से प्रकाशित विज्ञापन अथवा संदेश के संपर्क में आने वाले अर्थात संदेश को पढ़ने, सुनने, देखने वाले व्यक्तियों, परिवारों की कुल संख्या के आधार पर ही संकलन श्रेणियन का अंक निर्धारित प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद चौथा है निरंतरता। विज्ञापन की निरंतरता की अवधि एवं संख्या के आधार पर भी माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। निरंतरता विच्छिन्न अथवा अनुभूति आधारित हो सकती है। इसके बाद है लागत। माध्यम की लागत के आधार बनाकर भी माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण का उदाहरण किया जा सकता है। विज्ञापन लागत की गणना करके हेतु विज्ञापन निर्माण लागत, प्रस्तुतिकरण लागत, विज्ञापन छूटों की ध्यान में रखना होता है। विज्ञापन लागत की राशि की प्रायरिटी हजारों दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं आदि पर आने वाली लागत राशि के रूप में प्रकट किया जाता है। प्रति 1000 लोगों के परिवारों पर विज्ञापन की लागत की गणना के 2 प्रकार के समंकों की आवश्यकता पड़ती है। प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई पेज या प्रति सेकंड की लागत, माध्यम साधन की अनुभूति दर। प्रति 1000 लागत की गणना करने के लिए प्रति इकाई लागत से संबंध को माध्यम साधन की अनुमानित पहुँच से दर से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि माध्यम नियोजक माध्यम पहुँच, माध्यम आवर्ती सरल श्रेणी अंकों, प्रस्तुतिकरण की निरंतरता एवं संख्या एवं अवधि तथा माध्यम की लागत की बनाकर माध्यम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। इसके बाद है माध्यम व्यूह रचना का निर्माण।
माध्यम उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात व्यू रचना का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार व्यू रचना से स्पष्ट हो जाता है कि माध्यम उद्देश्यों को किस प्रकार उद्देश्य पूरा किया जाएगा। माध्यम व्यू रचना का निर्माण करने हेतु माध्यम नियोजन की निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। लक्षित पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि का विवरण तैयार करना। नियोजन को सर्वप्रथम लक्षित पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि का विवरण तैयार करना होता है। यह विवरण ऐसा होना चाहिए जिसमें लक्षित संभव ग्राहकों के संबंध में सभी सूचनाएं सम्मिलित हों, जिसमें विशेषकर सभी सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए जिनके आधार पर माध्यम व्यू रचना बनाकर ऐसे माध्यम एवं माध्यम साधन का चयन कर सकें जो विज्ञापन संदेश को लक्षित संभावित ग्राहकों तक पहुंचा सके। इसके बाद है छितराव या फैलाव की आवश्यकता का निर्धारण। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि माध्यम नियोजन का एक उद्देश्य विज्ञापन उद्देश्य की यथासंभव अधिकाधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचना है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विज्ञापन संदेश के छितराव या फैलाव की आवश्यकता पड़ती है। छितराव या फैलाव से तात्पर्य उस माध्यम रीति से है जिसके अनुसार विज्ञापन संदेश को यथासंभव कई कार्यक्रमों स्थानों पर दिया जाता है ताकि विज्ञापन संदेश अधिकाधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके तथा उन्हीं संभावित ग्राहकों को बार बार वही संदेश देखना नहीं पड़े। इसी प्रकार छितराव का उद्देश्य भी माध्यम पहुंच में वृद्धि करना तथा माध्यम आवृत्ति को क्रय को करना है। अतः माध्यम नियोजक को विज्ञापन संदेश के छितराव की आवश्यकता को निर्धारित करना चाहिए। इसके बाद तीसरा केंद्रीकरण आवश्यकता का निर्धारण। माध्यम नियोजन को माध्यम के केंद्रीकरण की आवश्यकता को भी निर्धारित करना होता है। उसे विज्ञापन से परामर्श कर यह निर्धारित करना चाहिए कि विज्ञापन संदेश वर्ष किस समय अवधि में अथवा देश के किस भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रीकृत करना चाहिए। इस हेतु माध्यम नियोजन को इन बातों पर भी निर्णय करना चाहिए। इसके बाद है माध्यमों की स्वाभाविक योग्यता और क्षमताओं को पहचानना। माध्यम नियोजन की विभिन्न माध्यमों की स्वाभाविक योग्यताओं को पहचान करना भी चाहिए। कुछ माध्यम अपनी योग्यताओं के विज्ञापन से संदेश की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सक्षम होते हैं जबकि कुछ अन्य माध्यम प्रभावशीलता में कमी कर देते हैं। माध्यम नियोजन की माध्यमों को स्वाभाविक सकारात्मक योग्यताओं की पहचान करनी चाहिए ताकि विज्ञापन संदेश के अनुरूप माध्यमों का चयन किया जा सके। इसके बाद है पांचवा संदेश की विषय वस्तु के प्रभावों का विश्लेषण। प्रभावी मध्यम व्यू रचना निर्माण करने हेतु माध्यम नियोजन की माध्यम एवं विज्ञापन संदेश के बीच की अनुकूलता को ध्यान में रखना चाहिए। माध्यम विज्ञापन संदेश के अनुकूल नहीं है तो माध्यम व्यू रचना सफल नहीं हो सकती। प्राय जिस प्रकार विज्ञापन संदेश में विशेष सूचनाएं होती हैं उसके लिए प्रेस विज्ञापन माध्यम उपयुक्त होता है। दूसरी ओर जिस विज्ञापन संदेश में सशक्त भावना तो अपनी आग्रह होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः विज्ञापन व्यू रचना के निर्माण के समय ही विज्ञापन संदेश की विषय वस्तु की प्रभावशीलता का विश्लेषण कर यह विचार करना चाहिए कि उस संदेश के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त हो सकता है। इसके बाद है चौथा माध्यमों का मूल्यांकन। विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं। माध्यम नियोजन के इस हर चरण में नियोजक के सभी माध्यमों का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन करना चाहिए तथा इनके गुण दोषों का मूल्यांकन करना चाहिए। इस हेतु मूल्यांकन को नियोजन को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। माध्यम के प्रकार का लक्षित बाजार के लक्ष्यों से मिलान करना चाहिए। माध्यम के प्रकार की माध्यम उद्देश्य से तुलना करनी चाहिए। किसी विशेष माध्यम से किसी विशेष संदेश के द्वारा किसी विशेष संभावित ग्राहक तक पहुंचने की लागत की ज्ञात करनी चाहिए। मनपसंद माध्यम पर प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को ज्ञात करना चाहिए। पांचवा विभिन्न माध्यमों के संबंध में ग्राहकों के विचारों और धारणाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। माध्यम के संबंध में जनता को धारणा का आकलन करना चाहिए। माध्यम नियोजन की माध्यम का नियोजन का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी माध्यम का कार्य संदेश प्रसारित करना है, न कि विक्रय वृद्धि करना। अतः माध्यम का मूल्यांकन विक्रय वृद्धि से नहीं बल्कि इस बात से करना चाहिए कि उससे विज्ञापन संदेश को प्रस्तुतिकरण कितनी कुशलता से किया है। किसी भी माध्यम का मूल्यांकन उसकी पाठक, दर्शक, श्रोता आदि को आकर्षित करने की क्षमता से नहीं करना चाहिए। उस माध्यम से विज्ञापन संदेश की वास्तव में पढ़ने, देखने, सुनने वालों की संख्या से निर्धारित करना चाहिए। इसके बाद है पांचवा माध्यम एवं माध्यम मिश्रण का निर्धारण करना। माध्यम नियोजन के इस चरण में नियोजन को विज्ञापन के माध्यम का चयन एवं निर्धारण करना होता है, किंतु व्यवहार में कोई भी माध्यम नियोजक किसी भी एक माध्यम का चयन नहीं करता। उसे एक से अधिक माध्यमों का चयन करना पड़ता है। जबकि नियोजन एक से अधिक माध्यमों का चयन करता है तो माध्यम मिश्रण का मिश्रण हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं। इनमें प्रेस विज्ञापन,
इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन विलम्ब आदि कुछ प्रमुख माध्यम है। माध्यम नियोजन इन्हीं में से कुछ माध्यमों का चयन कर माध्यम मिश्रण का निर्धारण करता है। इन माध्यमों का चयन करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। इन सभी बातों को अगले अध्याय में विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके बाद है छठा, माध्यमों का साधनों का चयन। साधारण शब्दों में माध्यम साधन का तात्पर्य किसी भी माध्यम के किसी विशेष साधन से है। उदाहरणतः प्रेस विज्ञापन में कोई एक विशेष समाचार पत्र या पत्रिका विशेष माध्यम समाधान साधन है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर अथवा इंडिया टुडे। माध्यम नियोजन चयन किए गए माध्यम मिश्रण के प्रत्येक माध्यम में किसी विशिष्ट माध्यम साधन का चयन करना है। विशेष माध्यम साधन का निर्धारण कर उसकी पहुंच, आवृत्ति, उसके संकलन श्रेणियन, अंक, जीआरपी तथा उसकी लागत आदि को ध्यान में रख करके निर्धारित किया जाता है। इसके बाद सातवां है माध्यम बजट का निर्धारण। माध्यम नियोजन के इस प्रकरण में माध्यम बजट का निर्धारण किया जाता है। माध्यम बजट विज्ञापन बजट के निर्धारण से निर्धारित किया जाता है। माध्यम बजट को दो वर्गों में बांटा जाता है। प्रथम माध्यम नियोजन बजट तथा द्वितीय माध्यम योजना का क्रियान्वयन बजट। इसके बाद है माध्यम अनुसूची का निर्धारण करना। माध्यम नियोजन को इस चरण में माध्यम अनुसूची भी तैयार करनी पड़ती है। माध्यम अनुसूची इस बात को दर्शाया जाता है कि कौन सा माध्यम कौन से माध्यम साधन से किस दिन किस समय पर किए गए कितनी बार विज्ञापन संदेश को प्रसारित या प्रकाशित किया जाएगा। इससे माध्यम नियोजन के क्रियान्वयन की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। माध्यम नियोजन की अनुसूची के संबंध में आगे इसी अध्याय में विवेचना की जा गई है। इसके बाद है अनुवर्तन। माध्यम अनुसूची के अनुरूप माध्यम नियोजन का क्रियान्वयन का प्रारंभ हो जाने के पश्चात माध्यम नियोजन का अनुवर्तन किया जाना चाहिए। अनुवर्तन करने से नियोजन में रह गई कमियां तथा नियोजन के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को ज्ञात किया जा सकता है। माध्यम नियोजन को उन कमियों एवं कठिनाइयों को दूर करने के निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिन कमियों एवं कठिनाइयों को दूर करना संभव नहीं हो सकता, उनका आगे भी नियोजन प्रक्रिया में ध्यान रखना चाहिए।